हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। और वो सारे लोग जो CAPF की तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, उन सब के लिए आज कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी जो है उसके बारे में बात करने के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। सब जानते हैं कि 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है और जो लोग सही मायने में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सीरियस है वो ये भी जानते होंगे कि 7 अगस्त को एग्ज़ाम है। अगर हम ठीक से सोचते हैं, देखते हैं, तो अगर अभी से हम इसको कैलकुलेट करने के बारे में देखते हैं तो अराउंड हमारे पास 4 महीने हैं। तो सबसे पहला सवाल जो खड़ा होता है मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट वो ये होता है कि ओके, नोटिफिकेशन तो ठीक है, फॉर्म तो भर दूंगा, वो तो सबसे आसान बात है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में फॉर्म भर देना। लेकिन क्या सच में इज़ इट पॉसिबल कि उतने टाइम में इतना सारा सिलेबस, UPSC की एग्ज़ाम, ये मुझसे मैनेज हो पाएगा कि नहीं? और इसका सवाल उतना ही सीधा है। वो बात मुझे कैसे पता? हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ें एक बंदे ने इस ड्यूरेशन में की थी या करता है अगर, तो वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर वो कौन सी चीज़ें हैं? तो उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। और वो जो चीज़ें आज हमें समझनी है, अगर हम सच में चाहते हैं कि 2022 के CAPF के एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है टाइम। वो इसलिए क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं तब ऑलरेडी यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बात अलग है कि उस टाइम का आप सही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब स्ट्रैटेजी समझ में आएगी तो बचा हुआ टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ में आएगा। और इसीलिए ये लेक्चर जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो लिमिटेड समय है, क्योंकि एग्जाम का डेट तो फिक्स हो चुका है, तो हमें पता है कि हमारे पास समय कितना है, उतने समय पे मैं क्या करूंगा ताकि आई कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट, उसके लिए हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये देखना कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। अराउंड 120 डेज, अराउंड 120 डेज आई एम सेइंग, राइट। सो मई पूरा, जून, जुलाई, 7 अगस्त को एग्जाम है और अभी ऑलरेडी अप्रैल के कुछ दिन हो चुके हैं, राइट। तो एग्जैक्टली पूरी तरह से 120 डेज है भी नहीं, राइट, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चल रहे हैं। ये जो इतने दिन हमारे पास है उसमें हमें इस एग्जाम के 2 पेपर्स की तैयारी करनी है। एक है पेपर 1 जिसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं अगले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। बहुत ही ब्रीफ में मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, ताकि आपको क्रिस्पी और बहुत ब्रीफ पीरियड में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए। उसके अलावा भी आपको जो जो कुछ डाउट्स है उन डाउट्स को पहले से ही समझ के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो आपको मददगार साबित होगी। ठीक है, तो हमारे पास अराउंड इतने दिन हैं। अब इसमें हमें 2 पेपर्स का प्रिपरेशन करना है। एक है पेपर 1 जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और एक पेपर 2 है जो कि रिटन एग्जाम है। ये पेपर जो है वो MCQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको बोलते हैं, राइट, जिसमें अराउंड 125 क्वेश्चंस आते हैं। और ये एक रिटन पेपर है जैसे कि हम हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में लिखते थे, जिसमें हमें एसे राइटिंग करना है, आर्गुमेंट राइटिंग करना है, रिपोर्ट राइटिंग करना है, जो कि बेसिकली एकदम सीधी बात में बोलूँ तो एक स्किल है। तो वो स्किल कैसे जल्दी से जल्दी लर्न करके उसको कितनी बहुत सारे प्रैक्टिस करके कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है, उसके बारे में कुछ अलग वीडियोस पेपर 2 के बारे में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और जब डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं ब्रीफ में पेपर 2 के बारे में बात करना चाहूँगा। पेपर 2 को हमें इतने दिनों में खत्म करना है, तो आज अभी से ये वीडियो खत्म होने के बाद से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर 2 जैसे कि मैंने अभी बोला स्किल का टेस्ट है। पेपर 2 कोई सिर्फ नॉलेज नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा और मैं वहां जाके परफॉर्म करके आ गया। जो कुछ मैं पढ़ता हूं, जो कुछ मेरा नॉलेज है, वो तो पेपर 2 में काम आता ही है, लेकिन जब मैं लिख के देखता हूं तब सही मायने में मुझे समझ में आता है कि भाई मेरी औकात कितनी है। कोई टॉपिक जब मेरे सामने आता है तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना, उसको एक फ्लो में अरेंज करना, और जो फॉर्मेट में उन्होंने पूछा है, ऐसे पूछा है तो ऐसे, रिपोर्ट पूछा है तो रिपोर्ट, आर्गुमेंट पूछा है तो आर्गुमेंट, इस तरह से वहाँ रिप्रेजेंट कर पाना, ये मेरा स्किल है। और उसके लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। और इसीलिए पेपर 2 का प्रिपरेशन अभी राइट नाउ जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वो खत्म होने के तुरंत बाद आपने शुरू कर देना चाहिए और वो पूरे के पूरे 120वें दिन तक चलना चाहिए, तभी जाके पेपर 2 पे आपका कमांड आएगा। वो और कैसे करना है, डिटेल में उसमें क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी, राइट। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। उसके बाद अगर हम पेपर 1 की बात करें, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज के डिस्कशन का, तो
हमने एक लमसम उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि अराउंड 100 डेज आपको प्रिपरेशन को मिलता है। अब आपको लगता है सर 100 डेज तो बहुत लंबा समय होता है, लेकिन लेट मी वॉर्न यू माय फ्रेंड्स, व्हेन वी से 100 डेज वी एक्चुअली आर मेकिंग अ मिस्टेक। द रीजन बिंग, जब हम एक दिन को काउंट करते कि भाई एक दिन में तो मैं बहुत काम कर लेता हूं, लेकिन एक जगह बैठ के पढ़ना, उसको रिवाइज करना, चीज़ों को समझना, उनको याद रखना, ये सारी प्रोसेस जब हम करते हैं तो हर एक बंदे का अपने बैठने का कैपेसिटी होता है, याद रखने का कैपेसिटी होता है। हम अपने आप को बोलते हैं मेरे पास 100 दिन है, लेकिन भाई 100 दिन है तो एक दिन में मैं कितना घंटा पढ़ता हूँ, क्योंकि उन 100 दिनों में मुझे सोना भी है, खाना भी खाना है, थोड़ा ब्रेक भी लेना है, और कुछ मेरी कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जो मुझे पूरी करनी है। उसके अलावा कितना क्वालिटी टाइम में पढ़ता हूँ, तब जब वो उसको एक्चुअल मात्रा में देखते हैं तो हमें कुछ सिर्फ घंटे निकल के आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद वो 4 घंटे हो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद 6 घंटे हो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो 8 घंटे हो। जो पूरी डेडिकेटली देना चाहते हैं और 4 महीने में रिजल्ट को निकालना ही चाहते हैं, उन्हें तो उतना समय देना पड़ेगा, और वो भी क्वालिटी टाइम के साथ, तब जाके कुछ होगा। तो 100 दिन हमको पढ़ना है, एक लमसम में इसका ये लगा रहा हूं, और 20 दिन हम नॉर्मली जो बोलते हैं रिवीजन के लिए हम लोग रखते हैं, क्योंकि रिवीजन ये बहुत 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 इसेंशियल कंपोनेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो हमने जो पढ़ा है वो निकल जाता है और फिर एग्जाम के दिन वो याद नहीं आता है। तो रिवीजन इज मस्ट। सो दीज 20 डेज आर एक्चुअली फॉर रिवीजन एंड दिस इज एक्चुअली फॉर रीडिंग या प्रिपरेशन। दिस इज दिस आर एंड दिस इज द आर ऑफ रिवीजन। ओके, तो ये हुई हमारी पेपर 1 की स्ट्रेटजी, टाइम स्ट्रेटजी, कि भाई हमें एक लमसम 100 दिन देना है पढ़ने के लिए। इसमें फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स है, फिर आपको उसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा कि भाई हिस्ट्री के लिए कितना दिन, पॉलिटी के लिए कितना दिन, ज्योग्राफी के लिए कितना दिन, है ना, इकोनॉमी के लिए और साइंस के लिए कितना दिन, एप्टीट्यूड के लिए कितना दिन, करंट अफेयर्स के लिए कितना दिन। ये सब आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको आप फोन कर सकते हो। दे आर द बेस्ट काउंसलर्स, दे कैन गाइड यू ओवरऑल डिटेल वाइज, राइट। और फिर कुछ 20 दिन हो गए रिवीजन के। तो ये तो हुआ टाइम का मैनेजमेंट, राइट। थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर ये सवाल खड़ा हो सकता है कि ओके सर, ये तो समझ में आ गया कि भाई इतने दिनों में इतना करना है, लेकिन शुरुआत कहां से करें। जब हमारे पास समय बहुत मर्यादित होता है, टाइम की कमी होती है, तब हमें बहुत ही फोकस्ड ऐसा स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत होती है। हम किसी भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से हो, अगर हमें CAPF निकालना है तो उन्होंने कुछ फिक्स सिलेबस दे रखा है, तो उसको तो हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स का है तो थोड़ा कॉमर्स वाले को सवाल पूछ लो और फिर मेरे पर्सनैलिटी को जज करो, ऐसा तो होने नहीं वाला। सिलेबस फिक्स है, लेकिन उसको पॉजिटिव एंगल से देखो कि सिलेबस सबके लिए सेम है, और सिलेबस जो है वो कुछ स्पेनिश लैंग्वेज में तो है नहीं, एक तो हिंदी में है या इंग्लिश में है ना। तो जो हम मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है तो हम उस मैच्योरिटी लेवल पे तो आ गए कि भाई इस सिलेबस को पढ़ के हम खत्म कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो हम ऑलरेडी स्कूलिंग टाइम में किसी भी बोर्ड से हम हो पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल नया है ऐसी कोई बात नहीं है। साइंस भी हम थोड़े बहुत पढ़ चुके होते हैं स्कूल के टाइम पे। तो बहुत सारा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी थोड़ा बस एक गैप हो गया है, उसको थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है। कुछ चीजें शायद कंप्लीटली भूल गए होंगे, लेकिन वो चीजें कुछ ऐसी नहीं है जो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है ना। तो इस चीज को हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। तो 4 पिलर है, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जिनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी विल क्रैक द एग्जाम। The first one is, and the foremost important is, first getting the previous year question papers. Previous year question papers का सेट जो है, एक तो आपको मार्केट में कुछ किताब मिल जाएगी। मार्केट में जो कुछ किताबें मिलती है उसमें ऐसे होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन डिवाइड करके देते हैं। ऐसा कोई किताब आपके पास होना, वो कौन से प्रकाशन की आप लेते हो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो हमेशा ये देखते रहना कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं और जिस लेवल का सवाल पूछा गया है क्या वो मैच हो रहा है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत 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 जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी जिसमें एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके भी दिया है, तो आपको थोड़ा आसानी होगा उसमें और आगे बढ़ने में। लेकिन दैट इज द फर्स्ट थिंग। द रीजन बिंग यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम दिस इज। तो एग्जाम और आपकी थोड़ी सी ना पहचान हो जाएगी। ओके ये उनको एक्सपेक्टेड है, इस लेवल का क्वेश्चन इनको एक्सपेक्टेड है।
है ना। तो जब भी फिर आप क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करके जब पढ़ने बैठते हो ना, तो आपका माइंडसेट वैसे हो जाता है। हर चीज जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है अच्छा यहां से सवाल आ सकता है। तो ये नजर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना, समझना बहुत जरूरी है। और फिर उसका फायदा ये भी होता है कि कम समय में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हम कर पाते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं और हमें ये समझ भी नहीं आता कि कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से सवाल आएगा, और फिर वो थोड़ा डायरेक्शनलेस हो जाता है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत 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 ही अहमियत रखते हैं। दूसरी बात है सिलेबस। सिलेबस को ढंग से समझना, क्योंकि अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी बहुत वास्ट डिसिप्लिन है, लेकिन यूपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट्स देके रखे हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज क्या है कि मोर और लेस जिन किताबों से मैक्सिमम सवाल आते हैं वो रिकमेंडेड बुक्स भी मोर और लेस बरसों से सेम ही है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर के सवाल यूपीएससी पूछ लेती है, लेकिन मैक्सिमम जो सवाल है वो एनसीईआरटी से पूछती है, और कुछ किताबें हैं जो हाईली रिकमेंडेड फॉर यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम है, जो कि मैं अभी आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूं। राइट, सो बुक्स विच आर वेरी क्रूशियल और जो कि उतनी पढ़ना जरूरी है। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने से बेटर तो यह है कि वही किताब को बार बार पढ़ो, है ना। तो वो किताबें कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस की कॉपी अपने पास रखना, हमेशा सिलेबस अपने नज़र के सामने रखना, सिलेबस को देखते रहना, सिलेबस को समझना है। बहुत बार एग्जाम को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फिर हम सिलेबस और उस चीज़ों को जब हमेशा देखते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है एग्जाम की, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो लिखी है लास्ट में लेकिन है इक्वली इंपॉर्टेंट, ये पिलर इस तरह से लिखे हैं लेकिन ये चारों जरूरी है ना, एक भी इसमें से कम नहीं हो सकता। जितना प्रैक्टिस दोनों पेपर्स का, पेपर 1 का भी करोगे, पेपर 2 का भी करोगे, तो आपकी सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जितने आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, एकदम सीधी बात, एग्जाम में जाके जो करना है वहां जाके पढ़ के दिखाना है क्या? वहां वो ओरली सवाल पूछने वाले आपको जवाब देना है क्या? रिटन एग्जाम की बात में कर रहा हूं, नहीं। वहां जाके जो करना है उसका प्रैक्टिस हमेशा होना चाहिए। वहां जाके मुझे ऑब्जेक्टिव एग्जाम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो मैं एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करूंगा, टाइम लगा के करूंगा। वहां जाके पेपर 2 में मुझे लिखना है तो मैं लिखने का प्रैक्टिस करूंगा। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। स्ट्रैटेजी लोग बोलते हैं, बहुत उसका बवाल खड़ा करते हैं। क्या है भाई? इन 4 चीजों को समझना मतलब स्ट्रैटेजी है कि भाई मुझे सिलेबस दिखाओ, अच्छा ये सिलेबस कौन सी किताबों से कवर होगा वो बताओ, ओके किस तरह के सवाल पूछते हैं उसका कोई आइडिया नहीं है भाई, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और उसके साथ साथ चलो अभी मैंने पढ़ लिया तो कैसे पता चलेगा कि आई एम अप टू द मार्क और नॉट। सो आई विल सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, लेट इट बी पेपर 1, लेट इट बी पेपर 2, एंड दैट विल definitely get you closer to cracking the exam. Okay, now comes to the syllabus. Now we have the syllabus here. मतलब मोटा मोटा हमने सिलेबस को सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब आप यूपीएससी के साइड पे जाते हो तो आपको एक्चुअल उसका जो सिलेबस है वो मिल जाएगा, राइट, नोटिफिकेशन में। अब ये जो सिलेबस है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मोर और लेस इनमें से जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे पहचान के हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है। पॉलिटी तो खैर थोड़ा सिविक्स के एंगल से हमने देखा होता है, जिन लोगों का आर्ट्स का बैकग्राउंड है उनको तो थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पता होता है। अदरवाइज भी हमने स्कूल में सिविक्स पढ़ा है, फिर साइंस हमने पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ, थोड़ा बहुत मैथ्स हमें आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड, फिर करंट अफेयर्स तो वो सारी चीज़ें जो हम न्यूज़पेपर से और किसी भी मैगजीन से पढ़ सकते हैं, और फिर इकोनॉमी है जो कि ज़्यादा हमारा उसके साथ लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं कि हमको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है जैसे कि बजट है, इन्फ्लेशन है, ये तो हम पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये सब हो गया आपका सिलेबस। लेकिन हालांकि मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो डिटेल सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर लो। अभी मैं आपको यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो एक अंदाजा आपको आ जाता है जब आपको ये पता चलता है कि ओके सर ये मेजर टॉपिक्स है टोटल 7 और इनका वेटेज एग्जाम में क्या है। ये जब मुझे पता चलता है तो इसका फायदा ये होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, या फिर किसी सब्जेक्ट को सिर्फ मैं इग्नोर करके चलूंगा तो चलेगा क्या, ऐसा करना है कि नहीं करना है, ये इससे समझ में आ जाता है। तो अगर आप यहां देख पा रहे हो तो साइंस इज हैविंग द मैक्सिमम वेटेज, और इसका रीजन ये है क्योंकि इस साइंस में 3 चीजें आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब हो सकता है कि कुछ सब लोगों का ये साइंस बहुत वीक हो, मे बी आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना है।
कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जो सवाल पूछे गए उनको तो आपको एक बार गो थ्रू करना है, और जो जो टॉपिक्स कंपैरेटिवली आसान है उनको एक बार गो थ्रू कर लो। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को बायोलॉजी बहुत टफ जाता होगा, लेकिन फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्यों छोड़ना है? क्योंकि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, 30 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। सो यहां मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, आपको 8th, 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है। बहुत कुछ क्रिटिकल किताब मैं आपको नहीं बता रहा हूं। 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी का किताब है वो आप साइंस के लिए पढ़ते हो तो इस समय में जो ड्यूरेशन हमें है, जो कि बहुत कम है, उस समय के लिए काफ़ी है, और इसमें से बहुत सारे सवाल, मैक्सिमम सवाल यहां से आते हैं। सो साइंस आपका कवर हो गया। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड के 2 किताब आते हैं। एक किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो आपको पढ़ना है, और दूसरा है फिजिकल एनवायरनमेंट। ये दोनों किताबें 11th स्टैंडर्ड की ही है, ठीक है। ये दोनों किताबें आपको पढ़नी है फॉर ज्योग्राफी। अगर आपको थोड़ा और टाइम मिलता है तो एक 9th स्टैंडर्ड की भी किताब है ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी ये जो है ये भी एनसीईआरटी है ऑब्वियसली, ठीक है। मैक्सिमम सिलेबस जो है वो तो आपका एनसीईआरटी में ही कवर हो जाता है। तो 11th स्टैंडर्ड की ये 2 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम मिलता है तो 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी भी आप पढ़ लो। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो यस, देयर इज ओनली वन एंड वन, द वन वी कॉल द बाइबल, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। हालांकि थोड़ा मोटा बुक है और आपको किताब देख के थोड़ा डर भी लगने लगेगा कि भाई इतना मोटा कैसे खत्म होगा, लेकिन एक बार आप अगर उसको समझ जाते हो, और स्पेशली अगर आप कुछ पकड़ लो यूट्यूब से, या आप कहीं ज्वाइन करते हो, कुछ थोड़ा वीडियो देख लेते हो, कुछ थोड़ा एक बार कंसेप्ट समझ लेते हो, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और पॉलिटी एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आप उसको करो तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो एज मच एज क्वेश्चंस यू सॉल्व, इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल फॉर यू टू डील विद द पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत सर का जो इंडियन पॉलिटी नाम का किताब है, एम लक्ष्मीकांत इज द नेम ऑफ द ऑथर, किताब का नाम है इंडियन पॉलिटी, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में ऐसा है कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ऐसे 3 हिस्से हिस्ट्री में आते हैं। तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो बुक है, एक छोटा किताब आता है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, वो बेस्ट किताब माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए। अगर एंशियंट और मिडिवल की बात करें तो किताबें तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सवाल जहां से आ रहे हैं उन किताबों को पढ़ेंगे, और वो है थीम्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो थीम्स ऑफ हिस्ट्री है ये बेसिकली 11th और 12th स्टैंडर्ड की नई एनसीईआरटीज ही है। वापस फिर एक बार हम कहां आ गए, एनसीईआरटीज के पास ही आ गए। ये न्यू एनसीईआरटीज है, थीम 1, थीम 2, थीम्स 1, थीम्स 2 एंड थीम्स 3, ऐसी ये 3 किताबें हैं। ये 3 एनसीईआरटी इन 2 टॉपिक्स को कवर करने के लिए काफी है। और फिर आता है, इनफैक्ट इन 3 एनसीईआरटी पे थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया भी कवर किया हुआ है, लेकिन मॉडर्न इंडिया पूरी तरह से अगर आपको कवर करना है ढंग से तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो किताब आता है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, राजीव अहिर सर ने वो लिखा है, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस। ओके, एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो, PYQ। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो, एक अंदाजा लो। ये कोई बैंकिंग या एसएससी का एग्जाम नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ आपको एप्टीट्यूड या इस तरह से कुछ पूछ लेंगे। CAPF की एग्जाम में कंपैरेटिवली सिंपल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल पूछते हैं, जो कि आपके मतलब आप नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आप आसानी से डील कर सकते हो। तो एक जनरली अंदाजा ले लो कि कौन कौन से टॉपिक पे सवाल पूछे गए हैं, और फिर कोई भी एक किताब जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो आपके पास होगी, नॉर्मली वर्बल रीजनिंग ही पूछते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। सिंपल रीजनिंग और सिंपल एप्टीट्यूड होता है। तो कोई भी एक नॉर्मल जो किताब है, RS शर्मा टाइप कोई किताब है, आप उसको ले लो और आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ऐसा है, पेपर 2 जो हमने बात की थी, ये तो सारे पेपर 1 का हिस्सा है, जो हम सारा ये जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ऑल पेपर 1, राइट। तो पेपर 2 जैसे रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है, वैसे मैथ्स का भी प्रैक्टिस हमेशा करते रहना जरूरी है अगर आप मैथ्स में वीक हो तो, क्योंकि मैथ्स कोई पढ़ने की चीज नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफी है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। फिर वही बात आ जाती है, करंट अफेयर जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करते हो
देन यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो वहाँ से करंट अफेयर्स फॉलो करना बहुत ही बेहतर हो जाता है, ठीक है। न्यूज़ देखना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, और फिर कुछ मैगजीन्स भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते न्यूज़पेपर्स में, तो कुछ अच्छी मैगजीन्स पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। AVKS का खुद का एक मैगजीन है, टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता था व्हेन इट कम्स टू CAPF एग्जाम। इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि इकोनॉमी के ऊपर भी अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी, एक मैक्रो इकोनॉमी का किताब है और एक माइक्रो इकोनॉमी का किताब है, ऐसी दो किताबें हैं। ये दोनों के दोनों NCERT है। फिर एक बार ये दो अगर आप पढ़ते हो तो उतना काफ़ी है। तो ये सारी हो गई किताबें, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे तो 80% जो किताबें हैं वो NCERT ही है, अगर आप ठीक से देखते हो तो। कुछ एक दो किताबें आपको एक्स्ट्रा लेनी है और उसका आपको पढ़ाई करना है। अगर इन चीज़ों को आप ढंग से करते हो अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस, देन ट्रस्ट मी, इफ यू आर serious enough and if you are ready to give maximum of your time with dedication, then nobody can stop you from actually cracking the exam with this kind of preparation. ये वेटेज इसलिए दिखाया है मैंने यहाँ ताकि आपको एक अंदाजा आए कि ओके मतलब मोर और लेस अगर ये साइंस का पार्ट छोड़ दिया जाए तो मोर और लेस सबका वेटेज सेम ही है। इकोनॉमी का वेटेज थोड़ा कम है लेकिन धीरे धीरे उसका वेटेज बढ़ रहा है एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब कैसे होगा। हिस्ट्री के बारे में भी एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत लोगों को लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो काफ़ी है, एंशिएंट मिडिवल यार बहुत बोरिंग है, वो इतने सारे किंग्स और वो सब कौन पढ़ेगा। लेकिन रिसेंट टाइम में ये देखा गया है कि बहुत सारे सवाल एंशिएंट मिडिवल से UPSC पूछ रही है। इनफैक्ट मॉडर्न का वेटेज कभी कभी कम हो जाता है और इसके लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ। 3 NCERTs हैं, थीम्स ऑफ हिस्ट्री, और वो अगर आप देखोगे वो इतनी इंटरेस्टिंग है विथ ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल द स्टफ एंड यू नो रिटन वेरी नाइसली। सो इफ यू रीड देम यू विल फील वेरी गुड। तो वो पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और हिस्ट्री पढ़ने में वैसे भी मज़ा आता है, ठीक है। सो दिस इज वंडरफुल थिंग, यू कैन डेफिनेटली रीड दिस। एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा आता है कि एक डर सा उनके दिमाग में होता है कि सर ठीक है आपने किताबों के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए कि सर एक्चुअली कितना स्कोर हम करेंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे या कट ऑफ के ऊपर कितना आएगा। तो मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि नेवर टॉक अबाउट द कट ऑफ। क्यों हम कट ऑफ की बात करें, क्यों हम हमेशा उस नीचे वाली लाइन पे रहना चाहे, तो हम हमेशा सेफ स्कोर की बात करते हैं, वो स्कोर जो हमें एक्चुअली CAPF में ऑफिसर बनाएगा, राइट। तो एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो पेपर 1 जो होता है उसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे MCQs, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 250 मार्क्स का होता है पेपर 1। और उसमें अगर आप इस स्कोर तक जाते हो देन यू आर डूइंग वेरी गुड। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट सो इजी टू गेट टू दिस स्कोर बिकॉज निगेटिव मार्किंग का एक फंडा UPSC में होता है जिसके लिए आपको बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को। अब निगेटिव मार्किंग क्या है, किस तरह से उसका डील करना है, सब आपको वापस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देयर इज अ नंबर यू कैन कॉल, एकेडमिक काउंसलर्स विल टॉक टू यू, राइट। सो दिस इज वन थिंग। लेकिन ये होता है सेफ स्कोर पेपर 1, राइट। पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 2 क्योंकि इट्स अ रिटन पेपर, राइट, इट इज टोटली ऑफ 200 मार्क्स जिसमें ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग एंड ऑल स्टफ होता है। जो राइटिंग का पेपर है उसमें अगर आप इस लिमिट तक स्कोर कर पाते हो तो इट इज वेरी गुड। ट्रस्ट मी, इफ यू आर एबल टू स्कोर 90 to 100 मार्क्स you are way above the average students and then it is very high probability that you can get through the ranks of CAPF. So this is the safe score for all of you. Okay, yes, so let's go ahead. ठीक है, तो ये हुई बात किस तरह से मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले समय में, आने वाले इन 3, 3.5, 4 महीनों में जो मेरे पास टाइम बचा है उसमें मैं कैसे पेपर 1 पेपर 2 को प्रिपेयर करूंगा। मैं बस आपको ये बोलता हूँ कि सर मेरा हो जाएगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब एक्चुअली खुद आपके पास है। आइडियली क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने आप से पूछो क्या ये मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो nobody can stop you. Definitely you need some guidance for paper 2 maybe, some guidance for some subjects of paper 1 जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, थोड़ा सा गाइडेंस वहाँ हो सकता है ज़रूरी है। तो अगर आप किसी क्लास के साथ थोड़ा एसोसिएट हो जाते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिलता है और इट गिव्स यू मोर एज देन अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका टाइम बचता है, आपको एग्जैक्टली समझ में आती है। देखो मेंटरिंग और ट्रेनिंग भी एक चीज़ होती है, राइट। सो इट हेल्प्स यू।
तो इनका खुद का अपना एक बैच है, राइट, सो दे आर प्लानिंग हियर। यहाँ एक्चुअली पेपर 2 के लिए मैं खुद यहाँ काम मतलब पढ़ाता हूँ, राइट, so this is what it is, right? But what is more important is the strategy that I have discussed, and it will definitely help you to crack the exam in the given duration. So dear students, all the very best, and make sure that you give yourself enough time to think about it, but once you think, then with full dedication you go ahead with your preparation. Thank you very much and all the best.